कोई 6.5 साल तक कोई एक औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं हुई। अपने समय में कहीं रोहतक में आईएमटी बन औद्योगिक क्षेत्र बन रहा था, कहीं जोलीलाट में गोहाना में ये रेल कोच फैक्ट्री प्रस्तावित हो रही थी, खरगोदा में बन रहा था। इसी तरीके से कोई शिक्षा का संस्थान नहीं बना। केवल सोनीपत जिले की मैं बताता हूँ आपको, सोनीपत जिले की अपनी सरकार 10 साल चली, अपनी सरकार में अकेले सोनीपत जिले में 6 यूनिवर्सिटी बनी सरकारी और बाकी प्राइवेट। खानपुर के अंदर महिला यूनिवर्सिटी बनी कि नहीं बनी, मैं आपसे पूछता हूँ। इसी तरीके से बाबा साहब भीमराव नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बनी, ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी राई में बनी, निफ्टन यूनिवर्सिटी बनी, मूर्थल में छोटूराम यूनिवर्सिटी बनी, एसआरएम यूनिवर्सिटी बनी, 6 यूनिवर्सिटी बनी। मैं नहीं कहता कि इन्होंने इनकी सरकार में 6 यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बनाई, हमने 6 बनाई तो इनने 6 बनानी चाहिए थी। मैं नहीं कहता 6 यूनिवर्सिटी छोड़ो, 6 विश्वविद्यालय छोड़ो, 6 कॉलेज छोड़ो, 6 स्कूल छोड़ो। मैं ये सवाल पूछता हूँ इनसे कि इन्होंने 6.5 साल में किसी स्कूल में 6 कमरे भी सोनीपत जिले के अंदर बनवाने का काम क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है। आज कितना नुकसान पहुंचा दिया, हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, नौजवान को बेरोजगारी के गर्त में धकेल दिया, तो आज किसान और मजदूर पे बड़ी भारी चोट। ये जो एमएसपी खरीद खत्म करने की बात आई है किसान पे, इसमें अगर सरकार खरीदेगी नहीं, अगर आज के दिन क्या सिस्टम है, सरकार खरीदती है किसान से समर्थन मूल्य पे, उस पे सब्सिडी देके राशन डिपो के माध्यम से उसी अनाज को बीपीएल और एपीएल परिवार गरीब परिवारों को देने का काम करती है सस्ते में। अगर सरकार खरीदेगी नहीं और अदानी और अंबानी खरीदेंगे तो किसान तो बर्बाद होगा ही होगा, क्योंकि अदानी अंबानी किसान को मुनाफे पे नहीं खरीदेंगे, उनके नुकसान पे खरीदेंगे। मगर उसके साथ साथ ये राशन डिपो भी बंद होंगे और गांव के अंदर, शहर के अंदर इन राशन डिपो की जगह अदानी और अंबानी की दुकानें, यहाँ पे उनकी शॉप्स में रिलायंस फ्रेश से गरीब आदमी को अपना अनाज लेने जाना पड़ेगा। तो ये पूरा सिस्टम जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, आज इस पूरे सिस्टम को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। इसी तरीके से गरीब आदमी की, देखो किसान को, गरीब आदमी को, मजदूर को, नौजवान को, और साथ ही साथ जो सारे गरीब आदमी के लिए जो योजनाएं चल रही थी, सारी स्कीम्स को खत्म करने का काम हुआ। 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, एससी वर्ग के भाई हैं, बैकवर्ड के हैं, छत्तीस बिरादरी के परिवार हैं, 100 गज के प्लॉट की स्कीम चल रही थी, वो आते ही खत्म कर दी खट्टर साहब ने। मकान की स्कीम चल रही थी हुड्डा सरकार में, प्रियदर्शनी आवास योजना के हर साल हर गांव में दर्जनों मकान आया करते। मैं पूछता हूं पूरे बड़ौदा हल्के से 6 साल में एक भी किसी गरीब परिवार को अगर मकान आया हो इस सरकार में, 6 साल में सर्वे जरूर हुआ है, सर्वे जरूर कराया है, मगर हर साल दर्जनों मकान आते थे, 20 मकान आते हर गाँव में। मगर ये ऐसी सरकार आई, मकान की स्कीम बंद कर दी, केवल सर्वे कराने का काम किया। 6.5 साल में एक मकान पूरे हरियाणा में कोई पास होके नहीं आया। ये छोटी बात नहीं मैं कह रहा। मकान की स्कीम बंद, 100 गज के प्लॉट की स्कीम बंद, दाल रोटी की स्कीम बंद, मनरेगा की स्कीम का बजट लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि मोदी जी कहते हैं मनरेगा की योजना, इसका कोई फायदा नहीं देश को। मनरेगा की स्कीम का बजट इन्होंने खत्म कर दिया। छात्रवृत्ति स्टाइपेंड योजना गरीब आदमी के बच्चे की जो हुड्डा सरकार में शुरू हुई थी, स्कूल में 1ली से 12वीं क्लास तक जो वजीफा मिलता था, उसका बजट इन्होंने कम करने का काम किया। तो ये 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, वो इसीलिए स्कीम शुरू करी थी। और उस स्कीम में जो एससी वर्ग के हमारे और जो अति पिछड़ा वर्ग के हमारे जितने परिवार हैं, और जो बीपीएल के छत्तीस बिरादरी गरीब परिवार, ताकि कोई किसी को अपनी आर्थिक मजबूरी की वजह से किसी की बच्चे की पढ़ाई में जो है नुकसान ना हो, इसीलिए मैंने हुड्डा साहब से रिक्वेस्ट करी थी कि ये स्कीम आनी चाहिए। 1ली से 12वीं क्लास तक हर महीने जो है अपना वजीफा मिलना चाहिए एससी के, अति पिछड़ा के परिवारों को और बीपीएल के छत्तीस बिरादरी के परिवारों को। और उस स्कीम को खट्टर साहब ने बंद कर दिया, कोई जवाबदेही नहीं, सारी स्कीम्स खत्म कर दी। टंकी की स्कीम थी वो खत्म कर दी आपके सामने। तो हर वर्ग आज परेशान है, हर वर्ग बदलाव चाहता है, और इसीलिए पूरे बड़ौदा के अंदर जो माहौल जो बना है, ये जो माहौल बना है, ये पूरे बड़ौदा के अंदर, एक बात बताओ, आपको भी माहौल का पता है, आप भी चारों तरफ बात करते हो, टेलीफोन खुड़काते हो, जीत में है ना, जीत में माहौल है ना, जबरदस्त जीत है। ये जो जीत का माहौल है, देखो जीत तो आपकी तय,
और सुनो, आज एक और बात आई, कहा कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। तो यानी कि हार तो मान के जो कह रहे हैं एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, ठीक बात है ना। तो भाई ये न्यू कह रहे हैं कि एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। अरे मारा तो सारा ही फर्क एक सीट से पड़ता है भाई, हम तो मारे का ही दे दो। थारे तुमने माने नहीं रहे, कोई लोगों को मान ही नहीं रहे, बड़ौदा हल्के को नहीं मान रहे। ये एक ऐसा हल्का है, मैं जवाब मांगता हूँ, प्रेस के साथी खड़े हैं, आप कोशिश करें इसको चलवाने की। हालांकि मेरी जो स्पीच जाएगी आपके ऊपर के मालिक उसको कटवाने का काम करेंगे, मुझे हमें पता है इस बात का। मगर कुछ लोग कुछ आप में भी अभी ऐसे ईमानदार लोग बाकी हैं जो इस स्पीच को छपवाने की ताकत रखते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग। मैं सवाल पूछता हूं मुख्यमंत्री से, 6.5 साल में बड़ौदा हल्के में एक बार भी मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब या इनकी पूरी कैबिनेट, सारे मंत्री, कोई एक बार किसी छोटे प्रोग्राम में भी नहीं आए। सरकारी प्रोग्राम छोड़ो, किसी के चाय पीने भी नहीं आए। एक बार किसी के चाय पीने छोड़ो, ब्रेक भी नहीं मारे। ये तो सारे सड़कें बड़ौदा हल्के में से जाती हैं, कहीं अगर स्पीड ब्रेकर भी था तो स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी कुदा के लेके गए 6.5 साल में। और मैं सोचता था कि भाई इलेक्शन है, कम से कम इलेक्शन में आएंगे। 6.5 साल एक बार, जबकि 6.5 साल बहुत टाइम होता है। कोई तीसरी क्लास का बच्चा 10वीं से पास हो जाए 6-7 साल में, इतने टाइम आप मुख्यमंत्री थे। और आप हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, 90 हल्के हैं, कुछ तकलीफ होती तो हमारे हल्के में भी एक बार आ जाते आप, मगर आप नहीं आए। आपको जब तक बाई इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन जैसे बाई इलेक्शन हो गए, स्वर्गीय श्री कृष्ण हुड्डा जी का जब देहांत हुआ तो फिर मंत्री छोड़ दिए अपने गामा में। ये ठीक तो नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। फिर मंत्री आए, मुख्यमंत्री फिर भी नहीं आए। मुझे लगता था कि भाई इलेक्शन में आएंगे, बाट देखूं था। ईब इलेक्शन में भी मेरे ख्याल जो है 10 दिन हो गए, 5-7 दिन का इलेक्शन रह रही, कहीं तो आए नहीं भाई। ना तो भाई इलेक्शन, रोहतक जाते हैं, जींद जाते हैं, आसपास घूमते हैं, सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। गलत तो नहीं कह रहा भाई, दोनों में से कोई आया भाई, बताओ भाई इलेक्शन के बीच में। सीएम भी डिप्टी सीएम भी, नहीं तो आए गांव के बीच में खड़े होकर बताएं कि उन्होंने क्या विकास कार्य किए हैं, हम बताएंगे क्या विकास कार्य किए हैं। लोग तराजू पे रख के तोलने का काम करेंगे किसकी आत्मा सच्ची है। मगर क्यों नहीं आ रहे? सीआईडी की रिपोर्ट जाली आ रही, क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? अब मैं इस पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कह रहे हैं ना भाई एक सीट से फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए नहीं आ रहे। लोगों के दर्द से कोई जो है हरियाणा को इतना नुकसान पहुंचा दिया, उससे कोई इनका कोई जो है फर्क नहीं पड़ता। जहां तक बैकवर्ड समाज की बात है और अति पिछड़ा वर्ग की बात है, हमेशा आप लोगों ने जब भी कोई मेरी जिम्मेदारी लगाई है, मैंने हमेशा ये जो कोशिश करी है, जो अपनी सरकार हो उसके बाद भी और आज भी जो भी मेरी जिम्मेदारी अपनी लड़ाई की लगाई जाएगी, मैं उस जिम्मेदारी में हमेशा कोशिश करूंगा। क्योंकि मुझे पता है खास तौर पे अति पिछड़ा वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो जिसकी सबसे हर हल्के में पूरे प्रदेश के अंदर जिसकी बहुत बहुमत की जनसंख्या रहती है, मगर एक हल्के में उतनी जनसंख्या नहीं होती। इस वजह से जो राजनीतिक जो राजनीतिक सिस्टम बनता है उसमें कहीं ना कहीं जितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता। ये एक मेरे दिल में भी और मेरे पीड़ा है इस बात की। क्योंकि आप टोटल सारे हल्कों में देखो, टोटल करके अगर देखो तो आपकी बहुत बड़ी संख्या रहती है। तो इस बात का है, हाँ, तो ये एक बात जो है, इसीलिए इन बातों को देखते हुए अपनी जब सरकार थी तो आपको याद होगा क्लास 1 और क्लास 2 में पहली बार देश में जो है अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10% का आरक्षण क्लास 1 और क्लास 2 के अंदर, और पिछड़ा वर्ग के लिए 5% एक्स्ट्रा आरक्षण का जो है प्रावधान हुड्डा सरकार ने किया था। दुख की बात यह है कि इस सरकार ने क्रीमी लेयर का उस पर उसकी अड़चन अड़ाने का काम हुआ है। इसी प्रकार से जो अपनी सरकार थी 25 HCS बच्चे HCS जो है
उस समय लगे थे। इसी प्रकार से राजनीतिक भागीदारी देने के लिए केश कला बोर्ड, मिट्टी कला बोर्ड, कौशल विकास बोर्ड, इन सब बोर्ड्स का गठन सर्वप्रथम जो है हुड्डा सरकार के समय इन सारे बोर्ड्स का गठन किया गया था। 100 गज के प्लॉट की जो योजना थी, जो है अपना उस प्लॉट की योजना के अंदर भी पहले जो है तो उसमें अपने एससी भाइयों के साथ साथ बीसी के भाइयों को भी उस योजना का लाभ में शामिल किया गया था। और पिछड़ा वर्ग निगम के माध्यम से 43,173 लोगों के लगभग 82 जो है करोड़ रुपए जो है पिछड़ा वर्ग निगम के माफ़ करने का भी फैसला लिया गया था। ये सारे फैसले लिए गए थे। और आगे भी जो आपकी मांगे हैं, बैकलॉग की मांग है, आपकी क्रीमी लेयर की मांग है, आपकी जो बाकी जो सारी मांगे हैं, उन सारी मांगों को के लिए जैसी लड़ाई आप चाहोगे पूरी तरीके से वो लड़ाई जो है दिन और रात लग के वो लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ डिप्टी सीएम कौन है? वो तो खोपर है, खोपर है। डिप्टी सीएम कौन है? वो खोपर है, खोपर है। तो भाई ये तो डिप्टी सीएम की तो क्या बात बताएं। ये इनके बारे में बोल रहा था भाई कि क्या है क्या नहीं, वो तो भाई मुझसे ज़्यादा आप जानते हो। जो सरकार देश में जब लॉकडाउन हो रहा था, सारा देश घर बैठा था भाई। इस टाइम तो कोई जो सबकी आत्मा जागी थी। देश में सारी सरकारें गरीब आदमी को घर पहुंचाने के लिए और खाना पहुंचाने के लिए उनके खाने पीने का इंतजाम कर रही थी। ये हरियाणा सरकार उन जो है शराब घोटाले करके लोगों को लूटने में उस समय भी लगी हुई थी। तो ये इस तरह के लोग हैं। तो ये तो कैसे लोग आ गए, इनके हाथ में सत्ता आ गई। और ये जो है पहला मैंने इलेक्शन देखा ऐसा कि सरकार लोगों का सामना करने भी नहीं आ रही। दुख की बात ये है। मैं आप सबसे पूछता हूँ भाई, सीएम और डिप्टी सीएम को हल्के में इलेक्शन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। तो बताओ भाई, हाथ खड़ा करके बताओ भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई देखो, कोई ये नहीं कहता अपनी भी सरकार रही, कुछ कमी भी रह सकती है, मगर दिन रात आपके बीच में रह के उस बात को समझ के बारीकी से, नियत में कमी नहीं हो सकती, कमी रह सकती है मगर नियत में कमी नहीं, उस बात को समझ के उसको दूर करने की कोशिश की जा सकती है। मगर जहाँ नियत में ही कमी हो वहाँ तो यूं ही कह के काम चला लो भाई, एक सीट से फर्क ही नहीं पड़ता हमारे। भाई साहब आपकी नीति और नीति से डर गए वे लोग। ऐसा इलेक्शन है कि ये कह रहे हैं कि भाई एक सीट से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे पूछता हूँ भाई, बड़ौदा की सीट से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। तो मैं एक बात आपसे कहूँ, मौका है। देखो हमारे प्रत्याशी, नाम उनका इंद्राज भालू, प्रत्याशी का चुनाव नहीं, कोई भालू का या भाजपा के उम्मीदवार का चुनाव नहीं। ये चुनाव हरियाणा के में परिवर्तन लाने का चुनाव है। अगर यहाँ से अगर बड़े बहुमत के साथ एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ आप पास करोगे तो वो उस बात के मायने हैं। मेरे को आप सब हरियाणा में आप बदलाव चाहते हैं? अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ पास करोगे बड़ौदा में, तो वो अविश्वास प्रस्ताव तब पारित होगा जब बड़े बहुमत से जीतेंगे। और वो जो जीत होगी बड़े बहुमत से, वो बड़ौदा नहीं डटेगी। अगर कम बहुमत से जीते तो वो तो हो सकता है कि विधायक ही बने, मगर बड़े बहुमत से जीत होगी, वो अविश्वास प्रस्ताव बड़ौदा नहीं डटेगा। पूरे हरियाणा में उस अविश्वास प्रस्ताव को हाथ में लेकर परिवर्तन का हम बिगुल बजाने का काम करेंगे और उस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर चंडीगढ़ विधानसभा के अंदर जाके इस सरकार के खिलाफ लाने का काम करेंगे। ये आज ये चंडीगढ़ की लड़ाई है, ये चंडीगढ़ की लड़ाई है। वैसे भी भाई आप तो गुआंढी हो कि नहीं होनी, बताओ भाई। तो भाई आपने पता है भाई चंडीगढ़ का रास्ता भाई, अगर भाई रोहतक से चलो या सांगी गांव से चलो तो भाई चंडीगढ़ का रास्ता वाया बड़ौदा जाता है। भाई देख लियो भाई, थोड़े कहने ज़्यादा समझ लियो। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका मुझे उम्मीद है कि भाई अपना समाज का पूरा साथ इस बार। मैं एक बार फिर पूरी टीम को बहुत मैं बधाई देता हूँ। इस टीम ने आज वो करिश्मा कर दिखाया है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था कि भाई पूरे दिन की ऐसी जनसभा जो
12 घंटे तक चलाई। 12 बजे के बैठे हैं, 11 कमाल कर दिया सोनू।